हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक बार लाई हूँ संविधान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। पहला है V.R. अम्बेडकर, दूसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है गोपालाचारी आयंगर। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ गोपालाचारी आयंगर जो थे वो भी भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा। और ये राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं, ये राजेंद्र प्रसाद थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो प्रारूपण समिति है इसका गठन जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये जो है वो संविधान के अध्यक्ष हैं, ये प्रारूपण समिति के अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, और जो प्रारूपण समिति है इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। ठीक है। और ये जो है प्रारूपण समिति का जो गठन हुआ था, इसका जो प्रस्ताव गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूपण समिति का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 29 नवंबर 1949 को हुआ था और 29 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है? पहला है राजा संविधान लिखता है, दूसरा है राजा संविधान की व्याख्या करता है और तीसरा है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करता है और चौथा है राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? पहला है 1922 को, दूसरा है 1923 को, तीसरा है 1921 को, चौथा है 1920 को। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है वो 1920 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। तो इसमें बताइए कि भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है। पहला है एक महासंघ, दूसरा है अर्धसंघीय, तीसरा है एकात्मक और चौथा है राज्यों का संघ। तो भारत क्या राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। यह कहाँ से लिया गया है? पहला है ब्रिटेन से, दूसरा है USA से, तीसरा है फ्रांस से और चौथा है स्विट्जरलैंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। इट मीन्स ये कहाँ से लिया गया है संविधान में संशोधन करने की विधि? पहला है ब्रिटेन से, दूसरा है स्विट्जरलैंड से, तीसरा है रूस से, चौथा है भारत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली की अपरिहार्य गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य का गुण है? पहला है संविधान का लचीलापन, दूसरा है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, तीसरा है न्यायिक सर्वोच्चता और चौथा है संसदीय संप्रभुता। तो सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण क्या है? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है। पहला है शक्तियों का हस्तांतरण से, दूसरा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र किससे संबंधित है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये शक्तियों का हस्तांतरण और शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था, इन चारों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? पहला है शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, दूसरा है हिंसा और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, तीसरा है हिंसा तरीकों से समाजवाद लाना और चौथा है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंसा से तो कोई मतलब ही नहीं है और शांतिपूर्ण तरीकों से समाज लाना तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? पहला है केशवानंद भारतीवाद मामला और दूसरा है AR मुंबई मामला, तीसरा है इंद्राशानी मामला और चौथा है मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SR मुंबई मामला। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो समाजवादी है या जो लोकतांत्रिक है या जो लोक संप्रभु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो लोकतांत्रिक है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का संविधान लागू हुआ था।
भारत का संविधान लागू हुआ था? पहला है 1951 में, दूसरा है 1956 में, तीसरा है 1950 में और चौथा है 1949 में। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है लॉर्ड कर्जन आयोग और तीसरा है दिमित्रो थीसिस और चौथा लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो ये आधारित है साइमन कमीशन। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया था? पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद ने, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा है BR अम्बेडकर ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा है राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक आवश्यक तथ्य है? पहला है संप्रभु होना, दूसरा है सरकार, तीसरा है क्षेत्र और चौथा है ये सभी। तो राज्य का एक आवश्यक तत्व क्या है? फटाफट आंसर बताइए। तो संप्रभु भी होना, सरकार और क्षेत्र, ये तीनों जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? पहला है सामाजिक, दूसरा है राजनैतिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है सरकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? पहला है प्रस्तावना में, दूसरा है भाग 3 में, तीसरा है भाग 4 में और चौथा है भाग 1 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय लोकतंत्र में आदर्श हमें संविधान में कहाँ से मिलते हैं? तो प्रस्तावना से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्य उधार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्य उधार कहाँ से लिया गया है? USA से या फिर जर्मनी से या फिर ब्रिटेन से या फिर ग्रीस से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानून के समक्ष समता जो आर्टिकल 14 में है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है।
संविधान निर्माता की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। संविधान निर्माता की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। पहला है प्रस्तावना में, दूसरा है मौलिक कर्तव्य में, तीसरा है मौलिक अधिकार में, चौथा है राज्य के निर्देशक तत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पहला सरकार का संसदीय स्वरूप, दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और तीसरा है सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप और चौथा है संघीय सरकार। तो भारतीय संविधान की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? ये आर्टिकल 32। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से अपनाया गया? पहला है इंग्लैंड से, दूसरा है यूएसए से, तीसरा है कनाडा से, चौथा है फ्रांस से। तो एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की अवधारणा विधि अपनाई जाती है। पहला है यूएसए से, दूसरा है यूके से, तीसरा है यूएसएसआर से और चौथा है फ्रांस से। तो भारत पे राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बृहत भारत शब्द का अर्थ होता है। बृहत भारत शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला है राजनैतिक एकता, दूसरा है सांस्कृतिक एकता, तीसरा है धार्मिक एकता और चौथा है सामाजिक एकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक एकता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।